जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिस महिला की गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता है कि उनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरीडरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वे बहुत उत्तम स्वभाव की महिलाएं मानी जाती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख से वंचित और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिला की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पशु या पक्षी जैसे कौआ, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखाई देता हो तो ऐसी महिलाएं दूसरों के लिए दुख का कारण बनती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार असमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश का कारण बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो कि बाहर निकलते प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। एक गांव में 2 बार एक युवा सुंदर महिला कुएं पर पानी डाला गया। उसी समय एक आदमी उसके पास आया और उससे पीने के लिए पानी मांगा। उस महिला ने बिना एक पल भी सोचा उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत को कुछ अलग ही नजरों से देखा और बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? महिला थोड़ी हड़बड़ाई और डरे हुए स्वर में बोली, हाँ पूछिए। वो आदमी बोला, क्या आप बता सकते हैं कि वो भगवान भी एक महिला का किरदार क्यों नहीं बना सकते? उस आदमी के इतने में ही महिला जोर से बचाव चिल्लाने लगी। महिला की आवाज में कहा गया है कि गांव के लोग अपने हाथ में लकड़ी लेकर उसकी तरफ आने लगे। इस देखने वाले शख्स ने डरकर कहा, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपको अच्छी और समझदार महिला समझ रही थी। महिला ने कहा, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ ताकि लोग यहाँ आएं और हाथ पैर तब तक मारे जाएं जब तक अंतिम संस्कार पर न जाएं। आदमी ने उसकी बातें सुनी और भी बहुत सारे डॉक्टर और महिला से सरफेस्कर को प्रोफेसर का दर्जा मिला। इस महिला ने अपने घड़े का पानी अपने ऊपर डाल दिया और खुद को पूरा गंदा कर दिया। थोड़ी ही देर में वह गांव वाले तक पहुंच गया और महिला से सामान ले गया। क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही थी? महिला ने कहा, मैं थोड़ी देर पहले इस कुएं में गिर गई थी। अगर ये आदमी मुझे नहीं बताएगा तो शायद मैं मर जाऊंगी। उनकी बात में सभी गांव वालों ने उस आदमी की सबसे बड़ी कीमत बताई, उन्हें धन्यवाद दिया और उनके महानतम आदर साकर को भी धन्यवाद दिया। उस महिला के घर वालों ने उसे नीचे भी दिया। जब सभी गांव वाले वहां चले गए तब उस आदमी ने उस महिला से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? महिला ने उसे सिर्फ एक वाक्य कहा, अब आप शायद समझ गए होंगे कि महिला क्या होती है। महिला का चरित्र क्या होता है। दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ कि दूं की महिला और महिला का किरदार ऐसा होता है। यदि आप उसे कष्ट देना चाहते हैं, उसकी समानता नहीं करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, तो आपका मान, प्रतिष्ठा, सुख, चैन सब छीन सकता है। और आप उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे तो वह आपको मौत के मुंह से भी बाहर ले जाएगा। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है। बुद्ध ने कहा कि पहले 1 साल तक मौन रखो, फिर प्रश्न पूछना। अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझेंगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। जानिए ये प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तभी एक व्यक्ति पहुंचा और वह बोला कि तथागत, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके।
बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के अवश्य देंगे ना? बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। सारी चीजें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। कैसे एक पत्नी अपने पति को अपनी अहमियत समझाती है। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था, औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। अनु ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसको लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। अनु और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहां हर कोई अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनु जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था, औरतों को कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। सुमित का जब ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो अनु भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसके अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहां का कल्चर देखा तो चीजें उनके सहन के बाहर हो गईं। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माजी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माजी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माजी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा।
अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो मांझी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। आए प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अनु मुड़ी और बोली सुमित ऐसा करो, तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं प्रथम को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है न, दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अनु की बात सुनकर सब भौचक्के के रह गए और अनु की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। अनु ने सुमित को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माजी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्ठा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है, तो माँ बोली क्या जरूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कम तो रहा है न, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। सुमित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। सबसे पहले मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी यहाँ आना का। माँ ने रीता की तरफ से देखा, अच्छा लड़का क्यों नहीं देखा। रीता टूटी फूटी से बोली माँ बस लड़का मुझे उसकी तस्वीर में देखो या लड़के को यही बुलाओ लो। माँ ने कहा पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी चले गए। मेरी बेटी को क्यों मना रही हो। रीता बाबा के पास और देखने लायक लगी, बाबा मुझे देखने वाला लड़का है। बाबा ने कहा हाँ बेटी कल से शादी होगी, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, रीता ने हाँ कर दी। 10 दिन में ही हो गई थी रीता की शादी। रीता का हमसफर स्थिर ऑरेंज मैरिज था। ना कभी मुलाकात हुई ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाती हैं। पहली रात थी सुशील के कमरे में, हाथ में पकड़ी हुई रीता नजरें जमीन पर थी। दोस्त तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को की स्थिर के पास बैठा। सुशीला थोड़ा सा शर्माता भी था। स्थिर हुआ बोला, अंतिम पैसे शादी पर खर्च किए गए 3 कीश में ले जाता है। रीता का घूंटघट उठाकर बोला, आप पहले खाओगी, तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार। रीता को दोस्त बनाया और खुद भी खाने लगा। रीता साड़ी ऑटोमोबाइल। जब सुशील ने पूछा कि सिलिकॉन पूरी तरह से खत्म कर दी, रीता मुस्कुराने वाली गैलरी, वो तो मैं खा गया। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आपके पास पहले हिस्सेदारी नहीं थी और अब देखो साड़ी की सारी खा गई हो। यह 50 से 50 की बात है। रीता सुशील को पहली ही रात में इतना तो समझ आया कि स्थिर दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत, बड़ी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। समय बीत गया। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की गर्भवती भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझसे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीता के पास बोला, रीता डॉक्टर ने तुम्हें लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मैं शादी में जाने की इजाजत नहीं देता। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशीला पागल हो गई क्या? मेरे भाई की शादी है और तुम कह रहे हो कि नहीं जाना। आप मुझे कार में आराम करने के लिए छोड़ दें। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत से फिर दोस्ती हुई। रीता क्यों बेकार की जिद करती है? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जा सकता।
तुमको तुम पर भरोसा हो गया हो और मैं तुमको किसी के बयान को नहीं छोड़ सकता। इतना ही होटल रूम से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया था, लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आ रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए, सुशील भी घर पर था। मेहंदी लगाते हुए देखें 3 ही बातें अमृता को लेने आई हैं। स्थिर ने रीता की तरफ देखा। रीता ने मुझे क्या कहा था? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। शैतान को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया गया। 1000 रुपए जेब से निकाले, रीता को नीचे दिए गए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लो। मैंने कल रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपनी छाती से लगा लिया, या रीता को अपना असली रख लिया। रीता फिर शादी में चली गई। कॉलेज की रात रीता की दुकान की लड़की भी आई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी विविधता थी। रीता का टुकड़ा गिर गया। औद्योगिक ही उसके पेट में दर्द हो रहा था। रीता जोरों जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता अस्पताल ले गई। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की रीता के बारे में बताया गया। स्थिर अवस्था में वो जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर रीता को बैचलर वार्ड में ले जाया गया। स्थिरांक बहुत था। दिल की मूर्तियां थी, ईश्वर का जाप था। बाकी सभी लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ पर सुशील टोकरा खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। उन्होंने सोरी से कहा, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा कुर्सी पर बैठा है। भगवान से मांगकर जल्दी से वार्ड में चला गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चुप चल कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मोनिका थी। रीता फुटकर रोनाल्डो। सुशील मेज माफ कर दे, मैं माफ कर दिया गया। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान का कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर वाले की मोटिवेशनल थी। चिप हो जाऊं। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और शांत का स्थिर समझ। रीता का सर अपने गोद में रख लिया। चिप हो जाए मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला आया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल ही में रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे बुलाया गया था, सुशील की माँ थी, लेकिन मैं जिद करती रहती हूँ कि शादी में जाऊँ। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। स्थिर समझ थी रीता, दिल ही दिल में खुद को कसूरवार बताती रही। रेशमी प्यार से समझती रीता को पागल है, खुद को न कर ऊपर वाले की तरफ। न ऊपर वाले ने कहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील तुम इतने अच्छे हो, मेरा डेटा नहीं है, तुमने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लॉन्ग सेंस ली। मॉडल कर बोला, जब मेरी मनी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ देखने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने बेटे को दे दिया। सब बहुत खुश थे। टॉयलेट में कूदने लगा। अपने बेटे को रीता बिस्तर पर लेटी। सुशील की आंखों में बेटे के प्यार में पागलपन दिख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंदी वही होती है जो खुद को परिस्थितियों में ढाल दे। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन उद्योगों का अपना अच्छा ग्रेड था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद के स्थिर बच्चे को गर्मी दिखाई। इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगाकर बताएं। सुशील ने श्री पर हाथ रखा। क्या रीता पागल हो गई हो क्या? मेरे पास 3 पैसे का इक्का नहीं है। रीता ने जिद की। मुझे ऐसे बस रूम में स्थिर अपने बेटे को गोद में लेकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। रीता बस एसी साथ की जिद्दे अयोध्या थी। स्थिर ने रीता का हाथ पकड़ लिया। उसकी करीबी रीता को पता नहीं चला कि ऐसी चिंदी हो, तुमने ऐसी क्यों स्थापित किया? यह मेरा प्रिय लेटा 2 है। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी तरह से स्थिर थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था।
बेटी छोटी थी, सुशील के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। स्थिर कुछ चिंता थी। घर आया देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी थी। स्थिर ने लैपटॉप देखा। शैलू चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने ये योर लाडले नेक मार्केट देखा है। पहले से ही स्थिर अस्थिर में रीता को गिला बोला गया गैसोलीन काम नहीं करता। इसमें मेरा सारा डेटा था। पागल तुम हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठो। रीता में गोलियां। स्थिर में नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को सहारा देता हूँ और तुम मुझे गिला दो। सारा दिन इतना काम करो और इतनी सी है, गिल दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशीला ने बैंगन देख चिल्लाकर बोला, दिमाग खराब है, तुम्हें कितनी बार दिखता है मैं बैंगन खाता नहीं। स्थिर ने खाना बनाया। शिकारी बाहर चला गया। तीसरे में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जिसका हाथ लग गया। काफी खून लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को दिया। 1-2 बटन नीचे दिया गया। बहुत तंग आ गया मैं तुम्हें। बाप बेटे से कमरे में ले गया। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी। 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ा कद्र ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगी। 3 में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठा लिया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर स्थिर रही। रीता ने भी फोन करके पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया कि सुशील को नाखा दे रही है, ना अच्छे से बात करती है, गालियाँ देती है। माँ ने कहा कि हम सुशील को अच्छा महसूस करते हैं। उसने रीता के साथ अच्छा नहीं कहा। आज घर रीता को सोरी में देखा। घर आया देखा घर में रीता के हुए माँ बाप चाचा सब बैठे थे। स्थिर ने रीता की तरफ देखा। रीता मशविर रही, नमस्ते। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रीता को गालियाँ क्यों देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझे। स्थिर ने कहा, सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा चाहते हैं। रीता को भी गुस्सा आया, वो भी टूट गया। बोली, क्या देती है? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसमें दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते रहो मुझ पर, बच्चों पर खर्चा करता हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को धोखा दे दिया। रीता की माँ को नहीं हुआ नजरअंदाज। वो अपनी बेटी को साथ ले गया। दोनों बच्चे भी साथ चले गए। सुशील ने भी नास्टेक उन्हें रीता नाराज कर दिया। रीता को भारी बहुमत का लगा था। ट्रायल बन गया था। चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने सबसे पहले कितनी जुल्म करती होगी मेरी बेटी पर कमाना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब बनी ये परेशानी। रीता फ्रेंचाइजी में थी, स्थिर यहाँ थी। घर में चिंता थी। दशाएं 30 खराब हो गई। सुशील को अपना होटल बिजनेस दिया। 2 महीने चला गया गुजरा। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों टूटे हुए थे। स्थिर सिद्धांत खुद गया है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, सोया तो जाऊंगी। दिन बीत गए, 8 महीने बीत गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। असमानताएं काफी खराब थीं। स्थिर विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लीला, बच्चों के दूध का या फिर जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे को कोई नुकसान कर देता था, कोई चीज तोड़ देता था तो रीता की भाभी हजारों बातें करती थी, तनी थी। रीता बेकार सुनकर क्या करती थी? आखिर किसी को कुछ बताया भी नहीं था कि दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे, 2 बच्चों को शॉपिंग करवाती है। भाभी पास से बोली, बहन साफासी है, पास हमारे फालतू के बाद पैसे नहीं हैं। एक ही इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो, यहाँ से जाओ। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है,
टॉयलेट दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल बात कुछ नहीं थी और ट्यून यह क्या कर दिया। इधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी की मौत देखी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें बड़ी हो गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल सुपरमार्केट स्थिर को फोन लगाया गया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी। मुझे सुशील के पास ही जाना जाता है, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने मेरी रीता को सोचा तो मासूम सी है, तुरंत से नाराज पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकटें करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रोकर भगवान से अपने पापों की माफी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा स्थिर वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवाते हुए